नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अपना टॉपिक चल रहा था, उस पर हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री वाले मेवाड़ पर। तो आप ना जल्दी जल्दी से चैनल को ना शेयर करो। शेयर करते ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जोड़ो जल्दी जल्दी। टेक्निकल टीम करके फोन दे, देखते हैं कमेंट। अरे छोरो सुधर जो, पढ़ लियो बेटा पढ़ लियो। है कौन सुधरे? रोहित शर्मा, आ जाओ पापा की प्रियो। अरे पढ़ ले कुर्सी प्रयानडी कह तू के कृषि प्रिया हो घड़ी हो रही है 1050 है राजस्थान को। वो के बोलिया करे मैंने छोरो लिंगानुपात के आता दिन देखता ना नौकरी लागेड़ो चाहे आप नौकरी लागेड़ी थे ले ढूंढ ढूंढ के। करो करो शेयर करो शेयर करो। राजस्थान को इतिहास बढ़ाओ। देखो था। हाँ राम राम नमस्कार साराम। मोकली मोकली। तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी। करूँ चालू? कट चाले आपने बात। महाराणा कुंभा अपनी बात चल रही थी। महाराणा कुंभा। तो कुंभा के बारे में कहां तक बात की थी हमने? कुंभा के बारे में हमने बात की थी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हो जाती है जोधा और कुंभा के बीच में। मध्यस्थता करवाई थी हंसाबाई ने। और इस संधि के तहत राव जोधा की पुत्री जिसका नाम था श्रृंगारी देवी, उसका वो विवाह किया गया था कुंभा के बेटे रायमल के साथ। कुंभा का बेटा था, नाम था रायमल, उसके साथ किया जाता है विवाह। अब देखो, यह तो थी आवल बावल की संधि। इसी टाइम पीरियड के दौरान कुंभा के खिलाफ एक संधि और हुई थी। इसी के शासनकाल में कुंभा के खिलाफ एक संधि और होती है। उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि, जो 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि कब होती है? 1456 में। देखो, मैंने आपको बताया था कुंभा ने आक्रमण किया था गुजरात पर। गुजरात का शासक था महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी के दिमाग में बात आती है कि सहारनपुर के युद्ध में मैं हारा था, तो मैं कुंभा को किसी भी प्रकार अब पराजित करूं। अब कुंभा को पराजित करने की बात आए तो इस भाई साहब में इतनी योग्यता नहीं थी कि यह अकेला कुंभा को पराजित कर सके। तो क्या करता है, यह मिलता है कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुतुब शाह के साथ। ये दोनों मिलकर कुंभा के प्रति 1456 में संधि करते हैं और उसे इतिहास में कहा जाता है चंपानेर की संधि। दोनों गुजरात के शासक हैं और यह करते हैं चंपानेर की संधि। अब देखो, चंपानेर की संधि होती है, दोनों अपनी सेना एक करते हैं, उसके बाद में अभियान लेकर आते हैं 1456 में कुंभा के खिलाफ। फिर भी इन दोनों की सामूहिक हार होती है। कुंभा के सामने दोनों की सामूहिक हार होती है। आप कमेंट करो या नहीं करो, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपके, है ना? तो आप करो कमेंट, में मना नहीं करूंगा। और कोई डाउट है तो उसके बारे में आप वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट करना, ताकि मैं उसको देखूं और उसका सॉल्यूशन करवा सकूं। कल एक बच्चे का कमेंट आया था, सर नाम क्या था उसका, मुकेश सारसुआ। तो उसने कहा था कि सर हमें विजयनगर साम्राज्य की क्लास दो। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, विजयनगर साम्राज्य इन छोटी कंपटीशनों में कहीं पर भी नहीं है। यदि फिर भी आपके दिमाग में है कि नहीं सर सिलेबस में दिया हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सिलेबस में विजयनगर भी नहीं है और बहमनी साम्राज्य भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। और यदि है तो उसकी डिटेल में जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ना लाइव आकर 1 घंटे का चैप्टर है सारा, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है मुकेश जी, आप टेंशन मत करो, आपको विजयनगर साम्राज्य की क्लास है वो मिल जाएगी। हरिहर बुक का कैसे स्थापना करते हैं, 1437 में इनकी 36 में इनकी स्थापना होती है।
तो वो है ना मैं आपको करवा दूंगा। और यदि किसी के कोई डाउट हो तो विद्यार्थियों आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तार तो ये कि तारे डाउट क्लियर करवाने खातिर आऊं तार सामने। देखो ते आराम करे सारा जैन सुते सुते पढ़ रहे हो, मैं तार सामने पेश हो रहा हूं, है ना। तो थे कोई भी थारे डाउट है तो बातें मेरे तक शेयर करो, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। लेकिन याद रहे कि डाउट नहीं होने चाहिए, यहाँ के नहीं होने चाहिए जी पापा की प्री किए हुए, तो पापा की प्री किए हुए वो था नहीं पता है। मैं तो जानू भी कौन सी पापा की प्री हुआ तुम सो परो है, मैं तो सब दोनों सारा ने एक सा ही मानू। ठीक है, तो चंपानेर की संधि पर अपनी बात चल रही है। 1456 में होती है चंपानेर की संधि, और महमूद खिलजी और कुतुब शाह के बीच होती है। और ये दोनों अपनी सामूहिक सेना लेकर राणा कुंभा के खिलाफ अभियान लेकर आता है। तो इस सामूहिक अभियान में राणा कुंभा दोनों को पराजित कर देता है, दोनों हार जाते हैं। अब देखो, इसके अलावा राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में, इसकी पत्नी का नाम था कुंभलवती, अब कई जगह कुंभलवती में मिलता है, इसकी याद में एक दुर्ग बनवाया था, जिसे इतिहास में कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसे कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता है और कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना इस दुर्ग का जो निर्माण है, यह निर्माण होता है 1448 से लेकर 1457 के बीच। 1448 से लेकर 1457 के बीच कौन से दुर्ग का निर्माण? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में। तो यह दुर्ग कौन से जिले में है? तो याद रखना कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजस्थान के राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। अब देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हो गया, राजसमंद जिले में बना हुआ है, अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में करवाया था। इस दुर्ग की जो दीवार है, उस दीवार के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की महान दीवार है, भारत की महान दीवार। आवाज आ रही है कि डाबरो? आवाज आ रही है कि? फोन दो जल्दी से, थंबनेल करो, लाइक करो, दिखाना मैं देखूं लाइक करते हैं, मैं समझ जा चुकी हूं आवाज आ रही है। लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। आवाज आ रही है? ठीक है। अब देखो था अगर आवाज आ रही है जना, फिर थोड़ा सा कंटेंट भी बढ़ा लियो जना, और भी थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए, है ना। अब देखो, राजसमंद जिले के अंदर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग की दीवार के बारे में कहा जाता है यह दुर्ग भारत की महान दीवार है। यदि पूछा जाए इस दुर्ग की लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर है। और यदि इससे भी ज्यादा गहराई में पूछा जाए कि एग्जिट कितनी लंबाई है, तो याद रखना 35.8 किलोमीटर। कितनी? 35.8 किलोमीटर यह है इस दुर्ग की पूरी लंबाई। यह दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, पूछा जाए कहां पर बना हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है अरावली के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए यह दुर्ग कौन कौन से रियासतों की सीमा पर बना हुआ है, तो याद रखना यह बना हुआ है मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासतों की सीमा पर बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है, उस छोटे दुर्ग को कहा जाता है, कौन सा दुर्ग रे? कटारगढ़। क्वेश्चन पूछ ले, कटारगढ़ खटे है, तो कटारगढ़ को क्वेश्चन पूछा नहीं तो भी मैंने यहाँ मत कंफ्यूज हो कि कटारगढ़ को दुर्ग माने पढ़ाई को नहीं, स्पेशल दुर्ग को नहीं, इस दुर्ग के मायने एक छोटो दुर्ग है, बिन कवे कटारगढ़। अब आ दिमाग में बात आती है सर इन कटारगढ़ क्यों कवे, तो याद रखना कटारगढ़ की जो ऊंचाई है वो एकदम खड़ी ऊंचाई है।
कटार की तरह, तलवार की तरह एकदम खड़ी ऊंचाई है, इसीलिए इसको कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कटारगढ़ दुर्ग। और ये कटारगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसके लिए इतिहासकार नाम है जिसका अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल ने कटारगढ़ की ऊंचाई को देखते हुए कहा था कि यह कटारगढ़ इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर पूरा पीछे की ओर झुक जाता है, तो सिर पर रखी हुई जो पगड़ी है वो पीछे गिर जाती है या नीचे गिर जाती है। तो यह बात याद रखना कि इतिहासकार अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि सर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो वो दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है। इसी कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है बच्चों बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। इस बादल महल के अंदर एक कचहरी बनी हुई है। बादल महल में क्या बनी हुई है? बादल महल में एक कचहरी बनी हुई है। इस कचहरी को कहा जाता है, कौन सी कचहरी? जुन्नी कचहरी। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ बना हुआ है। कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसे बादल महल कहा जाता है, और इस बादल महल के अंदर एक कचहरी है जिसे क्या कहा जाता है? जुन्नी कचहरी कहा जाता है। इसी जुन्नी कचहरी में 9 मई 1540 को, कब? 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म होता है रे? प्रताप का जन्म। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब ठीक है ना, चारों ऑप्शन एक साथ आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, तो बच्चों महाराणा प्रताप का जो जन्म है कुंभलगढ़ सही है, कटारगढ़ सही है, बादल महल सही है और जुन्नी कचहरी सही है। यदि ये चारों ऑप्शन एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाए तो इन चारों में सबसे लास्ट वाले पर जाना है कि कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर बादल महल है और बादल महल के अंदर जुन्नी कचहरी है। तो आप समझ गए होगी मेरी बात। यदि क्वेश्चन में ऑप्शन इन चारों में से एक आए और 3 अन्य आए तो वो जो एक होगा वो करना है। ठीक है ना। अब देखो आगे की बात। इसी कुंभलगढ़ के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी को कहा जाता है इतिहास में उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, इसकी छतरी बनी हुई है और वो जो छतरी है यह है 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 12 खंभों की छतरी। ठीक है। दोबारा देखो कि पृथ्वीराज सिसोदिया जिसी को कहा जाता है उड़ना राजकुमार, उनकी छतरी कहां पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इस छतरी में कितने खंबे हैं? तो 12 खंबे हैं। और यह जो उड़ना राजकुमार था यह इस 36 किलोमीटर की जो मैंने आपको दीवार बताई थी, 36 किलोमीटर की दीवार पर एक दिन में 4 चक्कर लगाया करता था। तेज धावक था। तेज धावक होने के कारण इसी को कहा गया था उड़ना राजकुमार। ठीक है। ऐसे बनाता है यह कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में। यदि और देखा जाए इस क्वेश्चन के बारे में, सॉरी कुंभलगढ़ के कुंभा के बारे में, तो कुंभा ने एक बनाया था मचान दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मचान दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के पास जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी उपाधियां थी। तो महाराणा कुंभा के पास उपाधियों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है ना।
हिंदू सुल्तान या हिंदवा सुल्तान, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से उपाधि मिलती है हमें हिंदू सुल्तान। राणो रासो, रायन रासो, छाप गुरु, दान गुरु। हिंदू सुल्तान, रायन रासो, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, अश्वपति, नरपति, नरपति। और स्थापत्य कला के जनक के बारे में तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि स्थापत्य कला का जनक इसे कहा जाता है। यदि पूछा जाए राणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो राणा कुंभा का सबसे मुख्य ग्रंथ है संगीत राज। राणा कुंभा के ग्रंथों की बात की जाए तो सबसे मुख्य ग्रंथ है इसका संगीत राज। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में बंटा हुआ है, तो याद रखना कितने भागों में बंटा हुआ है, 5 भागों में। एक है संगीत मीमांसा, एक है सूड प्रबंध, और एक है गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका। और ये जो गीत गोविंद पर टीका लिखा गया है, इस ग्रंथ का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। यहाँ पर रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर टीका, और एक रह गया वो है कामराज रतिसार। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है कामराज रतिसार। ठीक है ना। एक इसका दरबारी विद्वान था, उस विद्वान का नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। यहां लिखता हूं मैं मंडन, यहां इसलिए लिखा हूं कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था ने जिसने इसका प्रारूप तैयार किया था, वो इस मंडन ने ही किया था। महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान जिसका नाम था मंडन, और मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला के बारे में बताया था, इसका प्रारूप तैयार किया था। उसने लिखी थी रूप मंडन, वास्तु मंडन, सुगुन मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ। यहां लिख देता हूं मंडन द्वारा रचित ग्रंथ, और राजमंडन, सगुन मंडन, वास्तु मंडन। राजमंडन, सगुन मंडन, वास्तु मंडन और राजवल्लभ। एक कौन सी रहेगी? राजवल्लभ। ये कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ है। अब देखो, मंडन का एक भाई था, नाम था नाथा, और नाथा ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है वास्तु मंजरी। मंडन का भाई है, नाम है नाथा, दरबारी विद्वान था, और इसने एक ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। कौन सा ग्रंथ था? वास्तु मंजरी। अब देखो विद्यार्थियों, आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि इस कुंभा की जाती है हत्या। क्या की जाती है? कुंभा की हत्या। तो मैं वो हत्या करके दिखाऊं तो कहां करके दिखाऊं? चलो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। दोबारा देखो पहले इसको। हमारी बात चल रही थी कुंभा के बारे में, और कुंभा के खिलाफ गुजरात के 2 शासक, एक गुजरात का, एक मालवा का। ठीक है ना। गुजरात का शासक कुतुब शाह, मालवा का शासक महमूद खिलजी। दोनों व्यक्तियों ने कुंभा के प्रति क्या किया था? एक संधि की थी। कब की थी? 1456 में की थी, और उस संधि को क्या कहा जाता है? चंपानेर की संधि। इस संधि के तहत इन दोनों व्यक्तियों ने कुंभा के प्रति 1456 में अभियान चलाया था, लड़ाई करने के लिए आए थे। भले ही आओ, दिक्कत कहां थी? सामने कुंभा था। महमूद खिलजी हार जाता है पहले 1437 में, अब 56 में दोबारा पुनः लड़ाई करने के लिए आ रहा है। तो इसी समय कुतुब शाह की सेना को साथ लेकर आता है,
और फिर भी हार जाती है। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी उस संधि को कहा जाता है चंपानेर की संधि। राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती की याद में एक दुर्ग बनवाया था, जिस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1448 से लेकर 57 के बीच में हुआ था। और यह कहां पर बना हुआ है? तो राजसमंद में बना हुआ है। इस कुंभलगढ़ की जो दीवार है, परकोटा है, वो मजबूत परकोटा है, अच्छा परकोटा है, इसीलिए इस दीवार को कहा जाता है भारत की महान दीवार। चाइना की जो महान दीवार है उसके बाद में, चीन की महान दीवार के बाद में अगला नंबर इसी का आता है। यदि पूछा जाए इस दीवार की लंबाई कितनी है, तो याद रखना इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। एग्जिट पूछी जाए तो 35.8 किलोमीटर है। इस दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, ठीक है ना। यह दुर्ग बना हुआ है जरगा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर। अरावली पर्वतमाला है, उसी श्रृंखला की एक पहाड़ी है जरगा पहाड़ी, राजसमंद जिले में, उसके ऊपर बना हुआ है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी को कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। कौन कौन सी रियासतों की सीमा पर है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्ग के अंदर एक ऊंचे भाग पर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसका नाम कटारगढ़ इसीलिए पड़ा था कि इसकी जो चढ़ाई है या जो ऊंचाई है, खड़ाई है, वो एकदम कटार की तरह है, इसीलिए इस दुर्ग को कहा गया था कटारगढ़। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, किसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। इसलिए कहा जाता है कि राणा कुंभा इस कटारगढ़, सबसे ऊंचा भाग था, इस कटारगढ़ में बैठा बैठा नजदीकी जो क्षेत्र था इनका जायजा लिया करता था राणा कुंभा, इसीलिए इसको कहा गया था मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ अत्यधिक ऊंचाई पर बना होने के कारण इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी पीछे की ओर नीचे गिर जाती है। सिर पर रखी हुई पगड़ी पीछे की ओर नीचे गिर जाती है। इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। इस बादल महल में एक कचहरी बनी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? जुन्नी कचहरी कहा जाता है। बादल महल की जो कचहरी है, इस कचहरी को क्या कहा जाता है? जुन्नी कचहरी कहा जाता है। इसी जुन्नी कचहरी में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को राणा प्रताप का जन्म होता है। अतः प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाई जाती है प्रताप जयंती। तो 9 मई को कौन सा त्योहार? प्रताप जयंती मनाई जाती है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उड़ना राजकुमार? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो 36 किलोमीटर मैंने आपकी दीवार बताई है, इस दीवार पर ये दिन में 4 चक्कर लगाया करता था, तेज धावक था, तेज दौड़ने वाला था, इसीलिए इसको उड़ना राजकुमार कहा गया था, ठीक है। अब देखो, इस उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? वो इसी दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है। अब देखो आगे की बात, इसमें लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, 12 पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा गया है। अन्य उपाधियों की बात की जाए तो इसे रायन रासो भी कहा जाता है, राणो रासो भी कहा जाता है, इसे दान गुरु भी कहा जाता है, छाप गुरु भी कहा जाता है, इसे अश्वपति भी कहा जाता है, नरपति भी कहा जाता है, ठीक है ना। छाप गुरु तो इसलिए कहा जाता है कि राणा कुंभा छापामार पद्धति, जो पीछे से लुक लुक कर या छिप छिप कर वार करने वाली कंडीशन है, उसमें माहिर था, इसीलिए इसको छाप गुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अश्वपति और नरपति। अश्वपति इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक मात्रा में अच्छी नस्ल के घोड़े रखा करता था, और नरपति इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने वाला व्यक्ति था, ध्यान रखने वाला शासक था राणा
कुंभा। अब देखो, बात की जाए राणा कुंभा के उपाधियों की तो हमने कर ली। अब देखो इनके ग्रंथ, तो इसका मुख्य ग्रंथ है संगीत राज। संगीत राज कितने भागों में बंटा हुआ है? तो 5 भागों में बंटा हुआ है। संगीत राज कितने भागों में बंटा हुआ है? 5 भागों में। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछा था कि निम्नलिखित में से संगीत राज रणकुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कितने कोषों में विभक्त है? तो एक ही बात है, भाग पढ़ो या कोष बटो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा संगीत मीमांसा सूड प्रबंध, और एक था गीत गोविंद पर टीका जिसका नाम है रसिक प्रिया। जो गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है उसका नाम है रसिक प्रिया, वो भी रणकुंभा ने लिखी थी, और कामराज रतिसा। इसका कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। मंडन ने लिखा था राजवल्लभ राजमंडन, सगुन मंडन और वास्तु मंडन। इसका दरबारी जिसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ राजवल्लभ राजमंडन, सगुन मंडन और वास्तु मंडन। इस मंडन का एक भाई था, नाम था नाथा, और नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वास्तु मंजरी लिखा था। ठीक है ना, वास्तु मंजरी। अब देखो, ये तो हमारी बात होगी यहां तक, और इसके अलावा इसने मचान दुर्ग बनवाया था। ठीक है, सिरोही के अंदर एक दुर्ग और बनवाया था जिसका नाम है अचलगढ़। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मचान दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब कुंभा की हत्या करके बताता हूं आपको कि कुंभा की हत्या कैसे हुई। कुंभा की हत्या के बारे में देखा जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में मैंने आपको बताया एक छोटा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। शाम का समय था, शाम के समय कुंभा इस कटारगढ़ में बैठा बैठा हवा ले रहा था। कटारगढ़ में बैठा बैठा हवा ले रहा था, और इसी समय एक हवा का ऐसा झोंका आता है। इसका बड़ा बेटा था, इसके 2 पुत्र थे कुंभा के। कुंभा के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र। एक का तो नाम है रायमल और एक का नाम है रणा उद्दा, या इसी को कहा जाता है उदयकरण। इस हवा के झोंके के साथ में कुंभा के पास पहुंच जाता है रणा उद्दा, और उद्दा जाकर देखता है कि कुंभा अकेला बैठा है, यहां पर कोई नहीं है। कुंभा अकेला बैठा है, यहां पर कोई नहीं है, तो इस कटारगढ़ के दुर्ग के छत पर कुंभा बैठा था, छत से धक्का देता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यह बुलंदी पर बना हुआ था। जैसे ही कुंभा नीचे गिरता है, 1468 में कुंभा की हो जाती है मौत। 1468 में कुंभा मारा जाता है। एक तरीके से उदयकरण ने कटारगढ़ में कुंभा की कर दी हत्या। इसीलिए इस उदयकरण को कहा जाता है, या उद्दा को कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता। यह अच्छा क्वेश्चन है, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का पितृहंता है उद्दा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, जिसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद में, उसमें बताऊंगा आपको पूरी डिटेल कैसे करता है। तो उद्दा ने की थी राणा कुंभा की हत्या, इसीलिए इसको कहा जाता है पितृहंता। अब थोड़ा ही समय रायमल को पता चलता है इस बात का कि मेरे पिता की हत्या बड़े भाई ने की है, तो यह इसका विद्रोह करता है। विद्रोह करता है तो उद्दा यहां से भागकर चला जाता है मालवा, और इसी मालवा में उद्दा के ऊपर एक दिन आकाशीय बिजली गिरती है, और उसी बिजली गिरने के कारण उद्दा मारा जाता है। उद्दा तो मरने वाला था, क्यों? ऐसे महत्वाकांक्षी शासक की हत्या की है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कुंभल जो राणा कुंभा है यह होता है कंप्लीट। और कल हम देखते हैं रायमल, और उसके बाद में विक्रमादित्य, उसके बाद में उदय सिंह, फिर ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से चलेंगे सांगा को पढ़ते पढ़ते। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को, अच्छे से पढ़ना। ओके।